नमस्ते, जय धन्वंतरी। गर्भ विज्ञान के विषय में आज हम देखेंगे कि यूरोपियन कंट्रीज में तो उसके बाद इस बार शुरू हुई खोज और शोध, जब मेडिकल साइंस आगे बढ़ा। लेकिन भारतीय सभ्यता में तो जहां से मनुष्य का अवतरण हुआ, जहां से मनुष्य जाति हुई, वहीं से ही गर्भ विज्ञान की शुरुआत हुई। इसीलिए सृष्टि का जो प्रथम पुस्तक माना जाता है आज भी, ऋग्वेद, उसमें बहुत से मंत्रों में गर्भ विज्ञान की बात बताई गई है। अथर्ववेद में भी और ऋग्वेद में भी बहुत सारे सूक्त ऐसे हैं जो गर्भ रक्षा के लिए, गर्भ विकास के लिए, गर्भ को पूर्णता देने के लिए और गर्भ का आध्यात्मिक विकास करने के लिए बताए गए हैं। गर्भ विज्ञान की बहुत सारी बातें वेदों में वर्णित है, इसीलिए इसका इतिहास तो मनुष्य जाति जितना ही पुराना है। और विज्ञानों ने तो ये जाना ही नहीं था कि गर्भ की प्रवृत्तियां, गर्भ कैसे बढ़ता है और गर्भ में क्या क्या गुण आते हैं। तब ये गुणाविष्करण और इसके बारे में, सभी के बारे में, गर्भ संबंधित सारी जानकारी वेदों में दी गई थी। तो ये एक वेदों में स्रोत मिलता है, उसके सूक्त, उसकी कथाएं अलग अलग प्रकार की मिलती है। अब उसके बाद के साहित्य में जब हम आते हैं, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, तो शतपथ ब्राह्मणादि ग्रंथ है। जैसे संहिता ग्रंथ है वैसे ब्राह्मणादि ग्रंथ है। उसमें भी बहुत सारी गर्भ विज्ञान संबंधित बातें देखने को मिलती है। उसके कहां मिलती है और क्या उसका महत्व है, वो बातें हम रखने वाले हैं आगे जाकर। लेकिन अभी मैं केवल एक सामान्य परिचय दे रहा हूं कि कहां ये मिलता है। उसके बाद आए उपनिषद। उपनिषदों में भी अष्टावक्र, आपने नाम सुना है, अष्टावक्र की कथा आती है। उसमें गर्भ पे ही कुछ क्रोधित हो जाता है व्यक्ति, तो गर्भ को नुकसान होता है, ये बात समझाई गई है। गर्भ में ही व्यक्ति को ज्ञान होता है, उसके बाद ज्ञान, बहुत बाद में ज्ञान लेने की शुरुआत होती है, ऐसा नहीं है। गर्भ में ही उसको ज्ञान होता है, वो कुछ ग्रास्प कर सकता है, वो अपनी इच्छाएं जता सकता है, इच्छाएं बता सकता है, उसकी भी कुछ इच्छाएं होती है। ये सारी बातों का प्रमाण हमको उपनिषदों से मिलता है। उसके बाद के साहित्य में जब हम आते हैं तो महाभारत में भगवान कृष्ण, अभिमन्यु जब गर्भ में था तब उसको शस्त्र विद्या सिखाते हैं, किस तरह से चक्रव्यूह से बाहर निकलना, चक्रव्यूह भेदन किस तरह से करना, वो सिखाते हैं। महाभारत की ये प्रचलित कथा है। बहुत सारी जगह पर रामायण में भी ये बातें आती है। सीता गर्भवती थी तो और वाल्मीकि के आश्रम में उसको गर्भ विज्ञान की परिचर्या दी गई थी, ऐसा वाल्मीकि रामायण में भी आता है। तो गर्भ विज्ञान और गर्भ विज्ञान संबंधित परिचर्या, ये पूरे के पूरे इतिहास में बहुत ही पुराना सिद्धांत है। और ये सत्य के सूत्र ऋषि मुनियों ने साक्षात्कार किया है इस सूत्रों का। लेकिन मध्यकालीन भारत में बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारे आक्रमण हुए, उसमें बहुत कुछ सूत्र नष्ट हुए, बहुत कुछ सूत्र के रूप में केवल रह गए, व्यावहारिक रूप में नहीं थे। गुरुवर्य ने यह सूत्र को अनेक जगह से एकत्रित किया, अनेक प्रकार से गर्भ विज्ञान का, गर्भ संस्कार का चिंतन किया और समाज के सामने एक कंपाइलेशन, एक पूरा का पूरा सार तत्व रखा गर्भ संस्कार और गर्भ विज्ञान और गर्भ संस्कार का। तो उसमें कुछ बातें हम देखेंगे कि क्या महत्व है गर्भ विज्ञान और गर्भ संस्कार का। ये तो हमने इतिहास का देखा कि हर एक ग्रंथ में कहीं ना कहीं, दर्शन के ग्रंथ हो, इतिहास के ग्रंथ हो, उपनिषद के ग्रंथ हो, वेदों के ग्रंथ हो, कहीं ना कहीं गर्भ विज्ञान की और गर्भ संस्कार की बात उसमें निहित रहती है। डायरेक्ट बताई हो न बताई हो, इनडायरेक्ट बताई हो सकती है या निहित रहती ही है उसमें। तो ये मूल सिद्धांत वेदों से लेकर ये गंगा आज अपने आधुनिक जो समय है उस समय तक वो चली आ रही है। तो इसका हम पूरा
अध्ययन करके उसके बाद जो कुछ सूत्र है वो रखने का प्रयत्न करते हैं कि ये क्या क्या किस किस ग्रंथ में किस किस तरह से उसको कहा गया है, उसको प्रतिपादन किया गया, और हम अपने जीवन में उसका उपयोग करके कैसे हम उत्तम मनुष्य का निर्माण कर सकते हैं। चलिए उत्तमता न भी हो, उसका हम सोचे भी नहीं तो भी स्वस्थ मनुष्य का निर्माण करना आज अनिवार्य हो चुका है। उसको रोगों से बचाना, दोषों से बचाना संभव न हो, उसका कोई सूत्र हमारे पास न हो, दोषों से कैसे बचाए उसको, तो भी रोगों से बचाना तो आज अनिवार्य हो गया है। रोगों से तो बचाना ही पड़ेगा, दोषों से बचाए न बचाए। दोषों से बचना एक आध्यात्मिक स्तर की ऊंचाई होती है, लेकिन रोगों से बचना तो प्राथमिक स्तर पर सबको आवश्यक होता है। तो इसीलिए केवल दोषों से बचाना वो गर्भ विज्ञान का कार्य नहीं है, उसको रोगों से भी बचाना ये गर्भ विज्ञान का कार्य है। उसको रोगों से बचाकर उसके बाद दोषों से बचाना। तो सबसे प्रथम एग्जिस्टेंस के लिए, सबसे प्रथम उसके अस्तित्व के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए जो कुछ सूत्र है, जो सब प्रथम विश्व में आयुर्वेद के ही हाथ में आए थे, उसकी 2 परिषदों का मैं वर्णन करूंगा। अलग अलग परिषदें ऋषि मुनियों की होती थी, उसमें ज्ञान चर्चाएं होती थी। तो उसमें 5वीं और 6ठी परिषद, 5वीं परिषद जो चरक संहिता में उसका वर्णन है वो हुई आत्रेय की, पुनर्वसु आत्रेय की। वो गर्भावक्रांति की परिषद थी। उसमें गर्भ के बारे में विचार रखा गया था। महर्षि भारद्वाज ने प्रश्न किए थे, महर्षि आत्रेय उसका उत्तर देते जाते थे। तो वो पूरी गर्भावक्रांति, आपको आश्चर्य लगेगा कि मेडिकल साइंस के कोई डॉक्टरों की जैसे कॉन्फ्रेंस हो और उसमें जितनी साइंटिफिक बातें कही जाती है उससे भी ज्यादा साइंटिफिक गहरी सूक्ष्म बातें वो परिषद में वर्णित की है। चरक संहिता का अध्ययन कोई करेगा तो उसको ये बात समझ में आएगी कि ये कितनी बातें सूक्ष्म है, शरीर कैसे उत्पन्न होता है और मन फिर कहां से आता है। तो उसके 6 भावों की चर्चा की है, वो हम आगे करेंगे। तो ये एक परिषद की बात मैंने की, 5वीं गर्भावक्रांति शरीर करके परिषद थी, एक सभा थी, एक सेमिनार कह सकते, वर्कशॉप कह सकते, जिसमें सब अपने अपने विचार रख रहे थे। उसके बाद की परिषद भी गर्भ विज्ञान के ऊपर हुई थी, 6ठी परिषद। उसमें अंग प्रत्यंग कैसे आते हैं गर्भ में, उसका विवरण किया गया था। उसमें किस किस अंग का कब कब निर्माण होता है और वो सुचारू रूप से हो, व्यवस्थित रूप से हो, इसीलिए गर्भवती स्त्री को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या सोचना है, क्या विचारना है, कैसे वातावरण में रहना है, और लोगों को उसको किस तरह से सपोर्ट करना है, वो सभी बातों का सुसूक्ष्म उसको प्रतिपादन किया गया वहां पर वो परिषद में। तो वो 6ठी परिषद भी गर्भ विज्ञान के ऊपर रही। तो ये परिषदों का, वेदों का, उपनिषदों का और ऐसी परिषदों का बहुत ही महत्व रहा और उससे वो गर्भ विज्ञान और गर्भ संस्कार वो जागरूक रहा। आज तक पूज्य गुरुवर्य ने ऐसी परिषदें बहुत सारी की, बहुत विद्वानों को बुलाया, उसके विचार को जाना, बहुत सारे ग्रंथों को देखा, वो ग्रंथों में से बहुत कुछ लिया, वो सार रूप निकालकर उन्होंने अपने व्याख्यानों में रखा। शिष्य प्रशिष्य को परंपरा से उन्होंने पढ़ाया, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था से। तो आज संस्कृत आर्य गुरुकुलम फिर से ये जो सार रूप पूज्य गुरुवर्य से हमको प्राप्त हुई वो बातें फिर से रखेगा कि गर्भ विज्ञान या गर्भ संस्कार का क्या क्या महत्व है और उसको हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं और उसके आने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन होता है, हमारे ही पुत्र पुत्रियों में, हमारे ही संतति में कैसा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। तो आप भी उसका संकल्प कर सकते हैं। नमस्कार, चैतन्य।